राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय मोहनलाल जी बड़े चाव से स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। और ले क्यों ना, उनकी बहू जो इतना अच्छा भोजन बनाती थी। पास में बैठी हुई उनकी पत्नी सावित्री जी अपने पति के इस आनंद को देखकर आनंदित हो रहे थे। दोनों पति पत्नी अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते थे कि जो हमें इतनी अच्छी बहू लक्ष्मी मिली है। तभी थाली में मोहनलाल जी की नजर गई और कहते हैं, अरे पंकज की माँ, आज बहू ने मुझे लड्डू खाने को नहीं दिया। सावित्री जी आवाज देती हैं, बेटी स्नेहा, ससुर जी को अपने लड्डू लाकर दे दो। किचन में आवाज गई। स्नेहा लड्डू का डिब्बा लाते ही जमीन पर धम से पटक दिया। बस, जब देखो स्नेहा स्नेहा स्नेहा, लो खाओ लड्डू। और तमतमाती हुई किचन में चली गई। दोनों सास ससुर के मुंह फटे के फटे ही रह गए। उनकी सुशील और नम्र बहू को आज क्या हो गया था, जो कि बड़े प्यार से, नहीं बाबूजी, एक से काम नहीं चलेगा, आपको तो एक बार में 3 लड्डू खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बाबूजी, जबरदस्ती करके बड़े प्यार से खिलाती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया था जो स्नेहा अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। अब तो मोहनलाल जी की भूख कोसों दूर चली गई। लड्डू खाने का मन में जो उत्साह था वह कम हो गया। लड्डू के डिब्बे की तरफ देखा तो जरूर, लेकिन उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा। दोनों पति पत्नी डिब्बे को छुए भी नहीं। और मोहनलाल जी ने थाली में बचे हुए खाने को खत्म किया और पत्नी से कहने लगे, तुमने तो कुछ नहीं कहा बहू को। सावित्री जी आश्चर्य से कहती हैं, नहीं, मैंने बहू को कुछ नहीं कहा। आखिर बहू को क्या हो गया है, बहू क्यों नाराज है। फिर मन में सोचते हुए कहती हैं, देखो जी, शायद बहू की तबीयत खराब होगी, मैं बहू से जाकर बात करती हूँ। सावित्री जी अपनी बहू स्नेहा के पास किचन में आ गई, जो कि अभी किचन में बर्तनों को पटक पटक कर धोए जा रही थी। स्नेहा से सावित्री जी बड़े प्यार से कहती हैं, बहू क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। स्नेहा फिर वही गुस्से वाले लहजे में कहा, हाँ, तबीयत ठीक है, और ठीक रहे या ना रहे, इस घर में मेरी फिक्र किसको है। बहू ऐसा क्यों कहती है, तबीयत ठीक नहीं है तो तू आराम कर ले, बर्तन छोड़ दे, और कोई धो लेगा, मैं धो लूंगी। अच्छा माँ जी, अब ऊपरी दिखावा मत करो, आप लोगों ने तो मुझे इस घर पर नौकरानी बनाकर रख दिया है। सावित्री जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पंकज भी, जो अब तक अपने कमरे में था, अपने माता पिता और पत्नी के इस व्यवहार को देखकर बड़ा आश्चर्य में था। आज उसने अपनी पत्नी स्नेहा का ऐसा रूप पहली बार देखा था। उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह स्नेहा से जाकर पूछे कि तुम्हें क्या हो गया है। बर्तनों को धोकर पटक पटक कर जाली में रखते हुए स्नेहा कमरे में चली गई और सारे घर में सन्नाटा छा गया। पंकज, जो अभी कमरे में था, बाहर निकलकर आ गया और माता पिता की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं कि कहीं स्नेहा सुन लेगी तो और बवाल खड़ा हो जाएगा। किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हुआ ये था कि एक दिन पहले स्नेहा की सहेली रिया स्नेहा से मिलने आई थी और स्नेहा को एक घरेलू औरत के रूप में देखकर, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, सर पर पल्लू, सीधी सादी सरल गृहिणी औरत की तरफ देखकर स्नेहा को ताने मारने लगी। वाह स्नेहा, तू तो कब की बूढ़ी हो गई, तुझे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि तू कॉलेज की वही लड़की है जो मेरे से भी ज्यादा पढ़ने में स्मार्ट और सुंदर दिखा करती थी। तेरे ऊपर तो कॉलेज के सारे लड़के मरते थे, और वहीं मैं थी जो तेरी कॉपी लेकर पढ़ा करती थी। कभी तू क्लास में सबसे अव्वल नंबर में हुआ करती थी। उस समय पर ऐसा लगता था
कि तू जरूर कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाएगी। हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ले देख, तूने कर दिखाया ना बड़ा। चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा और अंटियों जैसी शक्ल बना ली। स्नेहा ने हल्की सी मुस्कान, जो कि सिर्फ उसके होठों पर थी, दिखाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है रिया, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे सास ससुर मेरे माता पिता की तरह ध्यान रखते हैं, और मेरे पति पंकज, वो तो कभी मुझे डांटते भी नहीं, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते। स्नेहा फिर से हंसते हुए जोर से कहती है, अरे यह सब तेरा इस घर में काम करने का नतीजा है। तू सबके लिए दौड़ दौड़ कर काम करती है, इसीलिए तेरे घर वाले तुझे बेटी बेटी बहू बहू कहकर तुझे चने के झाड़ में चढ़ाते रहते हैं। तू एक नौकरानी जो बनकर रह गई है। स्नेहा अपनी सहेली रिया की बात सुन रही थी। कहीं न कहीं रिया की बात उसके दिल में जगह कर रही थी। वह रिया को देख रही थी। रिया स्मार्ट कपड़ों में, खुले बालों में बड़ी सुंदर लग रही थी, और वहीं स्नेहा सर में पल्लू, बंधी हुई चोटी, हाथ में चूड़ियां, मांग में भरा सिंदूर, यह सब कुछ देख उसे लग भी रहा था कि वह एक हाउस वाइफ या कि आंटी जैसी शक्ल में रहने लगी है। रिया ने कहा, मुझे देख, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। मुझे घर के काम बताते थे और मुझे यही कहते कि तेरा घर है बहू, तू संभाल। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे लेकर अलग रहो, मैं तुम्हारे माता पिता या ससुराल का काम नहीं करूंगी। घर गृहस्थी का बोझ मुझे अभी से नहीं उठाया जाएगा। मेरा पति अपने माता पिता का गुलाम निकला, इसीलिए मैंने उससे तलाक ले लिया, और अब मैं देखो नौकरी करती हूँ और अलग से रहती हूँ। इतना कमाती हूँ कि मेरे मौज है, और जहाँ चाहती हूँ घूमती हूँ फिरती हूँ, अपने खूबसूरती का ध्यान रखती हूँ। किसी का दबाव मेरे ऊपर नहीं है। देख लो, और तुम खुद को देख लो, तुम किस तरह से घर गृहस्थी के चक्की में पिस रही हो। अब तो तुम शायद कभी ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती होगी। स्नेहा ने सोचा, हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे याद भी नहीं कि मैं कब ब्यूटी पार्लर गई थी लास्ट टाइम। रिया, जो अभी स्नेहा के बेड पर बैठी थी, पास में रखा हुआ पर्स उठाई और कहती है, स्नेहा बड़ी देर हो रही है, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, चल फिर मिलते हैं कभी। यह कहकर वह अपनी साड़ी का पल्लू संभाली और उसके घर से उसे बाय बोलकर चली गई। लेकिन स्नेहा के मन में वह बहुत कुछ छोड़कर गई थी। स्नेहा बार बार उसकी बातें सोच रही थी। आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी कि वह किस तरह से एक नॉर्मल सी घरेलू औरत बन चुकी थी। उसे रिया दिखाई देने लगी। रिया के स्ट्रेट बाल, खुले हुए, और कानों में बड़े बड़े झुमके, लिपस्टिक, हाथों में बड़े बड़े नाखून। उसे देखकर तो लगता नहीं था कि कभी रिया बर्तन धोती होगी। यही सोचकर उसे अपने आप पे गुस्सा आने लगा कि मैं अपने पर ध्यान क्यों नहीं दी, मैं कैसी बन गई। रात भर वह यही सोचकर करवटें बदलती रही, और दूसरे दिन किसी से बात किए बिना किचन में वह गुस्से में और अंदर ही अंदर रिया की बात सोच सोचकर खुद को जलाते हुए खाना बनाया था। वह मन ही मन जल रही थी। रिया की बातें उसे बार बार याद आ रही थी, और जब ससुर को खाना दी, उसी समय पर ससुर ने आवाज देकर लड्डू मांग दिया था। फिर क्या था, स्नेहा के अंदर का गुस्सा फट पड़ा, और वह आज सास ससुर के सामने मर्यादाओं को तोड़कर ऊंची आवाज में बात की, और सास ससुर को कई बातें भी सुनाई। लेकिन सुबह से अब शाम हो चुकी थी। स्नेहा अपने कमरे में बंद थी। शाम को 6 बज चुका था। अब तक स्नेहा चाय बनाकर ससुर और सास को दे दिया करती थी, लेकिन आज स्नेहा बाहर नहीं निकली। स्नेहा की सास ने उसके दरवाजे पर जाकर आवाज दिया, बहू,
चाय बनेगी या नहीं? स्नेहा ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर सास ने दोबारा आवाज दिया तो स्नेहा ने दरवाजा खोलकर कहा, नहीं, कुछ नहीं बनेगा, ना चाय बनेगा ना शाम का खाना। जिसे जो भी खाना पीना है वो खुद बनाकर खाए। फिर उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। स्नेहा की सास वापस आई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उन्होंने सोचा कि स्नेहा को जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है, शायद उसकी तबीयत खराब है। फिर सावित्री जी ने खुद ही चाय बनाया और अपने पति को दिया। एक कप ले जाकर स्नेहा के कमरे में भी दी। बहू, ले ऊर्जा, चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। काफी समय से स्नेहा बेड पर पड़ी थी। वह हाथ मुंह धोने के लिए बाहर निकली। गुस्से से उसने देखा नहीं, फर्श पर पानी गिरा था। बाथरूम के दरवाजे पर ही उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ी। इतनी जोर से उसके कमर और घुटनों में चोट आई कि उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। ससुर जो अभी चाय का पहला घूंटी लिए थे, वह चाय रख दौड़े चले आए। अरे क्या हुआ? और वहीं सुमित्रा जी जो किचन में थी, अपने लिए चाय निकाल रही थी। वह भी दौड़कर बहू के पास पहुंची और सहारा देते हुए बहू को उठाने लगी। इस नेहा को इतनी जोर की लगी थी कि उससे तो सीधे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। जल्दी से मोहनलाल जी ने अपने बेटे पंकज को फोन लगा दिया। बेटा, बहू फर्श पर फिसलकर गिर गई है, तू जल्दी से घर आ जा, बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना है। पंकज भी जल्दी से गाड़ी लेकर आ गया। सावित्री जी अपनी बहू को सहारा देकर गाड़ी में बैठाते हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, चेकअप किया तो बताया कमर में काफी मोच आया है। अब यह 15 दिनों के लिए बेड से उठ नहीं सकती। इसे आराम करने की सख्त जरूरत है। दवाइयां दी गई और घुटने पर भी चोट आई थी। पंकज अपनी पत्नी स्नेहा को घर लेकर आया। पंकज की एक बहन भी थी जिसे मोहनलाल जी ने फोन करके बता दिया, बेटी, तेरी भाभी को काफी चोट आई है, 15 दिनों तक तेरी भाभी उठ नहीं पाएगी। तू भाभी को देखने और कुछ घर के कामों में मदद करने के लिए भी आ जा। प्रिया जैसे ही अपनी भाभी का हाल सुनी, वह भागी चली आई। स्नेहा अब अपने कमरे में बेड रेस्ट में थी। अब तक सावित्री जी अपनी बहू के लिए दूध गर्म करके दवाइयां और खाना दे रही थी। प्रिया आई और भाभी के पास गई। भाभी को देखकर कहने लगी, भाभी, यह सब कैसे हो गया? तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। तुम आराम करो, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हम सब मिलकर घर का काम संभाल लेंगे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपना ध्यान रखो। स्नेहा अब कमरे में ही रहने लगी थी। कोई ना कोई स्नेहा के साथ बैठता, कभी प्रिया तो कभी सावित्री जी और कभी पंकज। ससुर बहू के कमरे में बैठना उचित नहीं समझते थे, लेकिन वह भी बार बार हाल पूछते रहते थे। अब हमारी बहू कैसी है, कैसी है मेरी स्नेहा बेटी? स्नेहा की सास अपने हाथों से स्नेहा की कमर और घुटनों में मलहम लगाती, उठा बैठा कर उसे अपने हाथों से दूध और दवाइयां देती, खिचड़ी खिलाती। वहीं जब पंकज ऑफिस चला जाता तो प्रिया और सावित्री जी दोनों स्नेहा को पकड़कर वॉशरूम तक पास में लाती और दोनों एक पल के लिए भी स्नेहा को नहीं छोड़ती थी। घर के सभी सदस्य मिलकर स्नेहा की सेवा में लगे रहे। अब स्नेहा थोड़ा ठीक होने लगी थी, क्योंकि अभी स्नेहा को सब दवाइयां चालू हुए 10 दिन हो चुका था। अब स्नेहा दीवार के सहारे से चलने भी लगी थी और बेड को पकड़कर उठकर बैठ भी जाती थी। फिर भी उसे अकेले ना तो कोई उठने दे रहा था और ना ही किसी काम में उसकी कोई मदद ले रहा था। 10 दिन बाद फिर से रिया का फोन आता है। हेलो स्नेहा, कैसी हो? यार, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज रिया की बातों में उसकी आवाज में दर्द था। स्नेहा ने कहा, क्या हुआ? दवाइयां नहीं ली क्या? अरे यार, 2 दिन से बुखार में तड़प रही हूँ, कोई नहीं है कि दवा लाकर दे दे।
होटल से खाना मंगवाई थी। कोई घर के कचरे फेंकने वाला भी नहीं है और डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से भी मना किया है। कोई नहीं है कि मुझे घर का हल्का खाना बनाकर खिलाए। स्नेहा ने कहा, चोट तो मुझे भी 10 दिन पहले बहुत लगी थी रिया। मैं तो खुद से खड़े भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संभाल लिया जैसे बचपन में कोई माँ अपने बच्चों को संभालती है। अब मैं ठीक हूँ। मेरे आसपास मेरे घर वाले पूरा दिन मेरा ध्यान रखने के लिए रहते हैं। अरे, कभी मेरी ननद, कभी मेरी सास ससुर, मेरे पति पूछ पूछ कर मेरे लिए खाना बनाते हैं। रिया ने धीमे स्वर में कहा, तू बड़ी नसीब वाली है स्नेहा, जो तेरे सास ससुर तेरा इतना ध्यान रखते हैं। तेरी छोटी बहन जैसे तेरी ननद मिली है, तेरा पति तेरा इतना ध्यान रखता है और मैं अकेली रहकर बहुत दुखी हूँ। स्नेहा को आज सारी बातें समझ में आ गई थी कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी अपने सास ससुर के साथ यह सब करके। स्नेहा मोबाइल लेकर अब बाहर निकल चुकी थी, जहां हाल में उसके लिए ही फल काटा जा रहा था। उसके लिए खिचड़ी ठंडी कर रहे थे। वह सोफे पर बैठते हुए कहती है, रिया, यदि तुझे ज्यादा तकलीफ हो तो तू बता, मैं अपने पति पंकज को भेज देती हूँ। तू मेरे घर आजा। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुझे मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मोहन जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, बुला लो, वह भी तो हमारी बेटी जैसी है। यह आवाज अब तक रिया के कानों में भी जा चुकी थी। रिया ने कहा, नहीं स्नेहा, चल ठीक है, फिर बाद में बात करती हूँ। फोन रखते ही स्नेहा ने अपने सास ससुर से माफी मांगी, अपनी ननद से भी सारी बात बताई, अपने पति से भी माफी मांगने लगी और कहने लगी, मैं जो भी की मेरी नादानी थी। यही मेरी सहेली रिया आई और उसने मुझसे ऐसी ऐसी बातें करने लगी। तुम इसकी बातों में आकर मैं बहक गई थी। मैं भी उसकी तरह आजादी चाहती थी और उसी की बातों में आकर मैंने अपने देवता जैसे ससुर और सास का अपमान कर दिया। घर में आवाज इतनी ऊंची कर दी कि मैंने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप अपनी इस नादान बहू को माफ कर दीजिए। मोहन जी अपनी बहू की तरफ आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, बहू, तुझे तो हमने कभी बहू समझा ही नहीं। तू तो हमारी बेटी है। हो गया ना जो होना था। अब तू बस जल्दी से ठीक हो। इस घर में तेरे चलने फिरने से, तेरे हंसने से इस घर की सारी खुशियां लौट आती है। बहू, यह घर तेरा अपना है। हम सब तेरे अपने हैं। अगर तू घर के काम संभाल रही है तो ऐसा नहीं है कि समय आने पर तुझे कोई तकलीफ होगा तो हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे। हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं बेटा। तू कभी अपने मन में ऐसी बातें मत रखना। आज स्नेहा को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया उठकर गई और अपनी भाभी के आंखों से आंसू पोंछने लगी। भाभी, बिल्कुल नहीं, आपको जल्दी ठीक होना है। अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और हाँ, कल सुबह ही आपको दोबारा चेकअप के लिए लेकर जाना है। चलिए, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। प्रिया अपनी भाभी को जूस पिलाने लगी और फिर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।